Hello everyone, welcome to my channel Study with Deepa Saini. I am Deepa. Today we will do ज्योग्राफी अपना सब्जेक्ट है और उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, KVS, NVS, यहाँ तक कि अब HTET PGT हो या TGT लेवल हो, आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केयरफुल होके ध्यान से पढ़िएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ईजी से पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। ये क्या होते हैं अक्षांश और देशांतर? हिंदी इंग्लिश वर्जन बताया मैंने अभी आपको, अक्षांश देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पर, ठीक है, हमारी अर्थ पर कुछ इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। सबसे पहले समझ लो ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, यानी कल्पना की है इनकी, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये नेचर द्वारा मेड नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। हमारी अर्थ पर कुछ इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे, ठीक है। ये जो रेखाएं हैं यानी जो लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लैटिट्यूड है, कौन सी लॉन्गिट्यूड है। तो अक्षांश को आप ऐसे याद कर सकते हो, इंग्लिश वर्जन वाला नाम याद कर लो भाई, लेटिट्यूड। लेटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाएं, जो हमारी पृथ्वी पर लेटी हुई है वो कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। जो पृथ्वी पर लेटी हुई है वो कौन सी रेखाएं? आपकी अक्षांश रेखाएं। ये जो मैं आप यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ये अर्थ पर क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। क्या है ये? अक्षांश रेखाएं हैं। अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें लैटिट्यूड की तो क्या होती हैं? किसी स्थान की भूमध्य रेखा से, देखो ये जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, सबसे पहले ये वाली लाइन देखो, ये वाली जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, भूमि को दो भागों में बांटती है, भूमध्य, भूमि के मध्य से गुजरने वाली भूमध्य, इसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये जो भूमध्य रेखा है, अगर अक्षांश की डेफिनेशन की बात करें, किसी स्थान की या किसी जगह की भूमध्य रेखा से, किस रेखा से? इस वाली से, भूमध्य रेखा से उत्तर, ये क्या है आपका? उत्तर, और ये नीचे क्या है? दक्षिण, ठीक है। और ये पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींची हुई है ना। तो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर, देखो ध्यान से समझना, उत्तर और दक्षिण की ओर पृथ्वी के केंद्र पर, हमारी पृथ्वी का सेंटर ये, पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाली कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। मैं किसकी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको? अक्षांश की। देखो ध्यान से सुनना दोबारा से, किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाली कोणात्मक दूरी को ही अक्षांश कहते हैं। जैसे ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अगर हम यहाँ से लाइन खींच देंगे तो आपका कोण बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो उत्तर में है भाई, उत्तरी गोलार्ध। देखो गोलार्ध, गोल गोल, पूरा गोल है ये, गोलार्ध, अर्ध, अर्ध यानी आधा भाग, यानी उत्तरी गोलार्ध। ये वाला पार्ट है आपका उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर ये है दक्षिणी गोलार्ध। आप कई बार पढ़ते हो जियो में तो आपको कई बार बीच में आता है उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये पाया जाता है। तो समझ लो आज ये ध्यान से, 0 डिग्री से अपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से दक्षिण वाला पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अक्षांश रेखाओं को किस में मापते हैं? एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था। तो अक्षांश रेखा आपकी डिग्री में होती है, याद रखना, डिग्री में। इन्हें अंश भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को अंशों में मापा जाता है। किस में? अंशों में। डिग्री भी बोलते हैं, अंश भी कहते हैं, तो अंशों में मापा जाता है अक्षांश रेखाओं को। 0 डिग्री से यहाँ पर है आपका 90 डिग्री और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 लाइन तो आपकी ये हो गई,
मैं बता रही हूँ आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या कि कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री से 90 तक 90 अक्षांश रेखाएं, प्लस 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक 90 अक्षांश रेखाएं, तो कितनी हो गई भाई 180। ठीक है, कितनी हो गई 180। बट कई बार एग्जाम में क्या आता है 181 भी डाला हुआ होता है, तो ये याद रखना। देखो 0 डिग्री से 90 तक 90, 0 डिग्री से 90 तक 90, बट इस 0 डिग्री को अगर इंक्लूड करें तब आपकी 181 बैठेंगी। ठीक है, 0 डिग्री को इंक्लूड करते हैं 181 बनेंगी, 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं करोगे 180 बनेंगी। बट अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है तो आप 181 को टिक कीजिएगा, और अगर ऑप्शन में 181 नहीं है तो अब आपका आंसर 180 होगा। समझ रहे हो ना 181 कैसे और 180 कैसे। 0 से 90 डिग्री साउथ 90 ये हो गई, 0 से 90 डिग्री उत्तर 90 ये हो गई, 90 और 90 180, प्लस 0 डिग्री भूमध्य रेखा को ऐड करेंगे तो आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या आएगी 181। और नेक्स्ट हमारा आता है ये जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं, देखो ये 0 डिग्री वाली थी, यहाँ पर मान लो आपकी 1 डिग्री अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री, 0 डिग्री थी ये 1 डिग्री है। ध्यान से देखना 0 डिग्री से 1 डिग्री, क्वेश्चन यह आता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की लगभग दूरी कितनी होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। 0 से 1 डिग्री पर जाओगे तो ये जो दूरी है वो कितनी होती है, तो भाई ये लगभग होती है 111। ध्यान रखना लगभग होती है, ठीक है, लगभग 111 किलोमीटर होती है। याद रखना ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, या तो आपसे सीधा पूछेगा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है 111 किलोमीटर, या फिर वो बोले 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, वो भी आपकी 111 किलोमीटर। तो समझ में आया ना, अक्षांश रेखाओं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये होते हैं आपके। कौन सी होती है अक्षांश रेखाएं, जो हमारी पृथ्वी पर लेटी हुई है। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, लेटी हुई है अर्थ पर, लैटिट्यूड इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। इनको अंशों में मापा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एस्टेट में भी आ चुका है, केवीएस में भी पूछा जा चुका है। अक्षांशों को किस में मापते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अंशों में मापा जाता है। अब नेक्स्ट आता है 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर तक आपकी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, 0 से 90 डिग्री दक्षिण तक आपकी 90 अक्षांश रेखाएं, तो 180 है। बट अगर 0 डिग्री को इंक्लूड करोगे तो 181 होंगी। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई भूमध्य रेखा पर, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, कहाँ पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो आप खुद देख चुके हो यहाँ पर भाई ये जो कितनी लंबी है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा यही है ना। तो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे अधिक होती है। किस पर, भूमध्य रेखा पर। याद रखना भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे अधिक होती है। फिर जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हो तो इनकी लंबाई घटती चली जाती है। ठीक है, याद रखना ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती चली जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पीजीटी लेवल पर एस्टेट में ऐसे क्वेश्चन आया था, 4 विशेषताएं दे दी थी अक्षांश रेखाओं की, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखाओं की विशेषता है। जैसे पूछा कि भाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, तो वो राइट था भाई। अक्षांश रेखाओं को अंशों में मापा जाता है, वो भी राइट था। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, वो भी राइट था। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे सीधी सीधी लाइन डाल देगा, और ये सारे पॉइंट हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं में नेक्स्ट आपकी आती है कुछ मेलनी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें 0 डिग्री, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी बोलते हैं वहीं इसे, भूमध्य रेखा, या इसे और किस नामों से जाना जाता है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जानी जाती है 0 डिग्री। इक्वेटर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ये 0 डिग्री के ही नाम है अलग अलग। ठीक है, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, ये सारे नाम भूमध्य रेखा के ही हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ही हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में यानी नॉर्थ में डिग्री है, ये जो मैं छोटी सी 0 लगा रही हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तर में है आपकी कर्क रेखा।
कर्क रेखा, कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। मकर रेखा को कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन दोनों से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो सीधा ही पूछ लेता है 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ, देखो नॉर्थ और साउथ का ही फर्क है, नाम बदल गए हैं। नॉर्थ में इसी रेखा को बोलते हैं, इसी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से। साउथ में यही अक्षांश रेखा मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक विर्थ, आर्कटिक, आर्कटिक विर्थ। फिर 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ में है आपका अंटार्कटिक विर्थ। अब बच्चे यहाँ पर भी बहुत पजल होते हैं। देखो 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपका आर्कटिक महासागर भी है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक महासागर भी है। अगर वर्ल्ड के मैप पर आप देखते हो तो इसीलिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक विर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ में आपका अंटार्कटिक महासागर भी है, ओशियन भी है और महाद्वीप भी है ये। तो 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक विर्त भी कहते हैं। 90 डिग्री उत्तर में है आपका उत्तरी ध्रुव। हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव है भाई, 90 डिग्री उत्तर में है उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ में है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 90 डिग्री उत्तर में है उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ में है दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस किस नामों से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से, इक्वेटर के नाम से, विषुवत रेखा के नाम से। 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक विर्त को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक विर्त के नाम से जाना जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक विर्त के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री उत्तर में इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो 90 डिग्री साउथ में है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी पर कुछ अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? ऑप्शन में आपको भूमध्य रेखा मिलेगा, तो आप खुद देख सकते हो। हमारी पूरी पृथ्वी के बीचों बीच सबसे लंबा वृत्त, ये क्वेश्चन भी आता है, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच सबसे लंबा सर्कल या सबसे लंबा वृत्त कौन सी रेखा बनाती है? सबसे लंबा सर्कल कौन सी बना रही है भाई? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच सबसे बड़ा सर्कल बनाती है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है अब हमारा, तो ये आपकी मेन रेखाएं थी, अक्षांश रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाओं को पढ़ने के बाद देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या होती है देशांतर रेखाएं। तो हमारी पृथ्वी पर जो ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, वहाँ पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव था और यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव था, साउथ पोल था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो रेखाएं आपस में मिलाती हैं वो होते हैं आपकी देशांतर रेखाएं। देखो लॉन्गिट्यूड कैसे याद करोगे? लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग का मीनिंग क्या होता है भाई? लंबी। ठीक है, तो ये लंबाई में खींची हुई रेखाएं हैं। ये थी लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड यानी लंबी। तो देशांतर कौन सी? लंबी रेखाएं जो खींची गई हैं अर्थ पर, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, वो वाली हैं देशांतर रेखाएं। अगर डेफिनेशन की बात करें, ग्लोब पर, मान लो ये ग्लोब है आपका, ग्लोब पर समान देशांतर वाले बिंदुओं को, समान दिशांतर वाले बिंदुओं को प्रकट करने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त को, देखो भाई ये क्या बन गया आपका? अर्धवृत्त। पूरा सर्कल नहीं बना है, ये जो बिल्कुल स्टैंडिंग सीधी लाइन थी ये थी आपकी 0 डिग्री वाली,
0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, ये थी 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री से जैसे ही मैंने 1 डिग्री वाली खींची तो जो ये 1 डिग्री वाली है ये क्या बना रही है, अर्धवृत्त, पूरा सर्कल नहीं बना रही है, ये ऐसा बना रही है, ठीक है। ये क्या बन रहा है आपका, अर्धवृत्त बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, फुल सर्कल ये कंप्लीट नहीं बन रहा है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, देशांतर रेखाएं क्या बनाती है, सर्कल बनाती है, अर्ध सर्कल बनाती है, या 2 ऑप्शन हुआ और कुछ डाल देता है। तो याद रखना, अर्धवृत्त बनाती हैं देशांतर रेखाएं, क्या बनाती हैं, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल कंप्लीट करती हैं। और इनकी खासियत क्या होती हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये सारी की सारी ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं, ठीक है, ऐसे सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिलेंगी भाई। सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं। ये आपकी अक्षांश रेखा। अब आप ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। 0 डिग्री जो देशांतर है, ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री देशांतर वाली, मैं इसकी बात कर रही हूँ। 0 डिग्री से इधर वाला पार्ट कहलाता है आपका पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा से ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कहलाता है पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री से जो वेस्ट वाला पार्ट है इसे कहते हैं पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आप देखते हो ना कि भारत हमारा पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर पर है, क्योंकि इंडिया कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है ना, इंडिया तो यहाँ पर है, तो भारत पूरा का पूरा पूर्वी देशांतरों के बीच है, पश्चिमी देशांतर को तो वो टच भी नहीं करता, ठीक है। भारत पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में है। तो 0 डिग्री से ईस्ट वाला पार्ट आपका कहलाएगा पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री से पश्चिम वाला पार्ट आपका कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। समझ में आ गया ना। एक वृत्त में या एक ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या हम कर चुके हैं 180 या 181। अब बात करें देशांतर रेखाओं की, तो जो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है भाई, 0 डिग्री से 180 इधर होती हैं और 180 इसको 0 को मिलाकर 180 इधर हो जाती हैं। यहाँ 0 को मिला के बात हो रही है, याद रखना 180 ये और 180 ये। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। कितनी संख्या होती है देशांतर रेखाओं की, 360। याद रखना, आपका एक वृत्त भी 360 डिग्री का ही होता है। ये भी आप देखते हो, पूरा सर्कल बनाते हो, पूरा वृत्त बनाते हो, 360 का ही होता है। 1 डिग्री के अंतराल पर हर, ठीक है, जैसे आपकी ये 0 डिग्री थी, मान लो ये 1 डिग्री वाली हो गई, ये 2 डिग्री वाली हो गई, ऐसे ऐसे यहाँ पर 180 रेखाएं हैं, 180 इधर है, टोटल आपकी 360 रेखाएं खींचती हैं, जिन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी भाई, 360। कितनी होगी, 360, याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, भूमध्य रेखा पर, ये मैंने 0 डिग्री बनाई, ये क्या थी हमारी भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा पर आप देख रहे हो, भूमध्य रेखा पर जो ये देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की जो चौड़ाई है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी है, अधिक है ना। ध्रुवों पर तो बिल्कुल खत्म हो गई है, 0 है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है। तो भाई ये दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना, 32 को भी याद रखना। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 लिखवाई थी मैंने आपको। 2 अक्षांश की बात करें तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। बट बात करें देशांतर की तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। और ये दूरी किस पर होती है भाई, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, मैक्सिमम होती है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, इसलिए हमें रीड करनी पड़ेगी 111.32 किलोमीटर। ध्रुवों तक जैसे जैसे जाते हैं तो इनके बीच की दूरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि ध्रुवों पर ये रेखाएं आपस में बिल्कुल मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है और ध्रुवों पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 होती है या बिल्कुल कम होती है या नहीं होती। तो ये था आपका देशांतर रेखाएं। अब एक देशांतर रेखाओं में छोटा सा पॉइंट और आता है,
आप सबको पता है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमना क्या होता है, जैसे मान लो इस मार्कर को मैं घुमा रही हूँ तो ये क्या है, जैसे आपके कमरे का फैन घूमता है, एक ही जगह घूमता है ना, आपने एक ही लोहे की डंडी से छड़ी से लगा हुआ वो उसी से घूमता रहता है। तो जब हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थ जब अपने अक्ष पर घूमती है तो कौन सी डायरेक्शन में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। कौन सी डायरेक्शन में घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, पश्चिम से पूर्व। अपने अक्ष पर, अर्थ अपने अक्ष पर तो घूमती है, उसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, अलग क्लास में करेंगे, अलग वीडियो में। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी ऐसे, इधर ऐसे ऐसे घूमती है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ घूम रही है। हमारी पृथ्वी, आपको पता है 24 घंटे का हमारे यहाँ पूरा एक दिन होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो 24 घंटे में क्या होता है, हमारी पृथ्वी पूरी ये सारी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने लगभग आ जाती हैं। ठीक है, सारी आ जाती है ना, सूर्य के सामने सारी की सारी देशांतर रेखाएं 24 घंटे में आ जाती है। सारी देशांतर रेखाएं कितनी है आपकी, 360। तो 360 में जब 24 घंटे डिवाइड करेंगे तब आपका आता है 15 डिग्री। क्या आता है, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री आएगा आपका। 360 को 24 से डिवाइड करोगे 15 आ गया। अब क्या हुआ, एक घंटे में, यानी ये क्या निकला हमारा, एक घंटे में, 24 घंटे में हमारी पृथ्वी, जब हमने डिवाइड 24 घंटे में इतना आया, एक घंटे में जब हम निकालेंगे तो आपका आएगा 15 डिग्री। ठीक है, यानी एक घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने आ जाती है, 15 डिग्री। 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने आ जाती है। इसी प्रकार एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने आने में, अब हमने 15 का तो निकाल लिया, एक देशांतर रेखा को कैसे निकालेंगे, एक देशांतर रेखा को एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60। कितने होते हैं, 60, और डिवाइडेड बाय ये क्या है, 15। तो एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने आने में 15 चौके 60, 4 मिनट का समय लगता है। समझे कुछ, दोबारा समझाती हूँ। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, और 24 घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर रेखाएं हैं जो सामने आ जाती है सूर्य के, 360। 360 को 24 से डिवाइड करोगे, जो आपका निकल के आएगा वो एक घंटे का निकल के आएगा कि भाई एक घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने आ जाती है, आपकी 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक घंटे का तो निकाल लिया भाई 15, अब हमें एक देशांतर रेखा का निकालना है। एक देशांतर रेखा सूर्य के सामने आने में उसको कितना समय लगता है, 4 मिनट का। ठीक है, एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आता है, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जो आपका जियो में टाइम निकाला जाता है, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है, आपको समझाया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम, उस वीडियो में आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में मैंने ये समझाया हुआ है। और यहाँ पर ये पूरा फार्मूला है कि भाई कैसे कैसे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, और वहाँ पर मैंने बताया कैसे टाइम आप निकालोगे एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो समझ गए होंगे आप। सबसे पहले 24 घंटे का निकाला हमने, फिर 1 घंटे का निकाला, फिर हमने एक देशांतर रेखा को निकाला कि कितना टाइम लेगी एक देशांतर रेखा सूर्य के सामने आने में या उसको पार करने में। ठीक है, अब एक और चीज़, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। इसीलिए जो हमारा पूर्व वाला हिस्सा, ये वाला जो पूर्व वाला हिस्सा है, ये सबसे पहले सूर्य के सामने आता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर हमारी पृथ्वी उल्टी डायरेक्शन में घूमती ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हमारा ये वाला पार्ट सूर्य के सामने पहले आता और यहाँ पर सूर्य उदय होता सबसे पहले, बाद में यहाँ पर होता। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी वजह से जो पूर्व वाला हिस्सा है, क्योंकि हमारा सन तो इधर है, सन इधर है, अर्थ घूमती घूमती ऐसे पीछे से चक्कर लगा के जब आएगी तो ये वाला हिस्सा सबसे पहले सूर्य के सामने आता है। ठीक है, पूर्व वाला। तो इसी वजह से पूर्व दिशा में ही सबसे पहले पृथ्वी पर सूर्य उदय होता है, दोपहर होती है और सूर्य अस्त होता है, और पश्चिम दिशा में उसके बाद में। ठीक है, इसीलिए पूर्व में जाने पर, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हुआ है ना सूर्य उदय, फिर यहाँ पर होता 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 फिर इधर जाएगा, इसीलिए पूर्व में जाने पर आपका टाइम बढ़ता चला जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस नाम से जानी जाती है, ये GMT कराऊंगी ये पूरा डिटेल में आपको, कौन सी रेखाएं कैसी हैं।
0 डिग्री GMT वर्ल्ड की समय रेखा, ठीक है। जो 0 डिग्री से आप पूर्व की ओर जाते हो तो आपका टाइम बढ़ता जाता है और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर टाइम घटता जाता है। वो क्यों घटता है भाई? इसी वजह से, क्योंकि सूर्य सबसे पहले पूर्व दिशा में उगता है और जैसे जैसे सूर्य पीछे हटता जाएगा तभी तो पश्चिम में दिखाई देगा। इसीलिए आपका जब आप पूर्व से पश्चिम दिशांतर की ओर जाते हो तो आपका इधर से इस कोने से इधर कोने में आने पर पूरा 1 दिन का फर्क आ जाता है, 1 दिन, ठीक है, 1 दिन घट जाता है आपका। और पश्चिमी देशांतर से जब आप पूर्वी देशांतर की ओर आते हो तो 1 दिन बढ़ जाता है। तो ये सारा आपका होता है जियो में टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें आप पूरा इजीली पूरा डिटेल में मैंने करवाया हुआ है। तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा, कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखा में टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अब एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में आजकल पूछा गया है वो ये है कि जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं, मान लो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये भाई ये बॉक्स बन गया, ये जो बॉक्स बन गया इस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्रिड, ग्रिड GRID, ग्रिड। याद रखना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आपस में काटने से जो जाल बनता है, जो बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है, KVS में पूछा जा चुका है, एस्टेट में भी पूछा जा चुका है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आपस में काटने से क्या बनता है? ग्रिड बनता है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं, इनमें आपको ज़्यादा देशांतर रेखाएं करनी नहीं पड़ेंगी, सिर्फ आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में पढ़ना होगा और एक आपको पढ़नी होगी 180 डिग्री वाली, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 2 ही रेखा आपको करनी होगी मेन, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि समय रेखा है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो कि आपकी तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो ये कंप्लीट कराई जाएंगी आपको। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट यहीं पर आप और भी कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वहां से क्वेश्चंस। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक चीज आती है, सूर्य किस रेखा पर कब सीधा पड़ता है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और एस्टेट, KVS, NVS हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर बात करें, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा भाई? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे पहले 21 मार्च को बिल्कुल लंबवत होती है, यानी बिल्कुल सीधी पड़ती है 21 मार्च को। ध्यान रखना, 21 मार्च को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। अब 21 मार्च से सीधा सीधा सूर्य फिर ऊपर की ओर जाता है। ये 21 मार्च को सीधी पड़ी भूमध्य रेखा पर, फिर ऊपर जाएगा, सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरी दिशा की ओर जाना उत्तरायण हो गया भाई सूर्य। अब कर्क रेखा की ओर जब सूर्य जाता है तो कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है? पूरे 3 महीने बाद। ऐसे याद करोगे, पूरे 3 महीने बाद। देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 21 जून, पूरे 3 महीने लग जाते हैं कर्क रेखा पर। पूरा 21 जून, भारत के तो बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है ना कर्क रेखा, बिल्कुल भारत के मध्य में से। तो 21 जून को तो हमारे यहाँ देख लो कितनी भयंकर गर्मी होती है। 21 जून को सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधा होता है। अब 21 जून के बाद फिर क्या होता है? सूर्य ऊपर की ओर नहीं जाता, फिर सूर्य दक्षिण की ओर वापस आता है, और जब वापस आता है तो फिर दोबारा से भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। कौन सी डेट को? 23 सितंबर। पूरे 3 महीने बाद 23 सितंबर। देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर दोबारा से भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और फिर सूर्य आता है नीचे की ओर, यानी मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर फिर 3 महीने के बाद, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर कब? 22 दिसंबर।
22 दिसंबर को सूर्य की किरणें फिर दोबारा से मकर रेखा पर होती हैं। और 22 दिसंबर यानी हमारे यहाँ 22 दिसंबर क्या होती है, भयंकर ठंड होती है। दिसंबर में क्या होती है, यहाँ ठंड होती है। अब यहाँ क्या हो रही है, ठंडी तो होगी आगे चल के, ठीक है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर भयंकर गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल वहाँ पर जो सनलाइट होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो फिर 22 दिसंबर के बाद दोबारा से सूर्य 21 मार्च को फिर आपका 3 महीने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च फिर दोबारा से 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर सीधा। तो सूर्य का ये पूरा सर्कल होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब कब लंबी पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। पता है बात क्या होती है, जब सन है, सन के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है, बात ये हो जाती है कि अर्थ का कौन सा हिस्सा सूर्य के सामने है। तो 21 मार्च को अर्थ का ये वाला हिस्सा बिल्कुल सूर्य के सामने होता है, क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री बिल्कुल सीधी पृथ्वी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, और उसी झुकाव के कारण ये सारा सिस्टम होता है। दिन रात बनते हैं, 23.5 डिग्री झुकने के कारण ही 21 मार्च को फिर हमारा ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है 21 जून तक। फिर दोबारा से ये वाला हिस्सा अर्थ का 23 सितंबर तक ये वाला हिस्सा आ जाता है। फिर अर्थ का 22 दिसंबर को सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा होता है। समझ रहे हो ना। तो ये होता है कि कौन सा हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है, वो वाली बात है, ठीक है। पृथ्वी की बात करें, भूमध्य रेखा यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, बिल्कुल लंबवत पड़ती है। अब जो आपका 21 मार्च है, हमारे यहाँ क्या होता है, बसंत ऋतु, ठीक है। 21 मार्च को क्या होती है, बसंत ऋतु नियर अबाउट होती है ना, जा चुकी होती है, आगे पीछे होती है। ऐसे याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। 21 मार्च को बसंत विषु के नाम से जाना जाता है, बसंत विषु। विषु को इंग्लिश में एक्विनोक्स भी बोलते हैं, ठीक है। बसंत विषु 21 मार्च बसंत ऋतु है, ऐसे याद कर सकते हो। 23 सितंबर को किस नाम से जानते हैं, 23 सितंबर। सितंबर के बाद हमारे यहाँ सर्दी आने वाली होती है ना, तो इसको किस नाम से जानते हैं, शरद, शरद विषु, शरद विषु, ठीक है, शरद विषु। अब ये वर्ड आ रहा है बार बार, विषु, ये क्या होता है विषु, जब दिन और रात, जब किसी जगह पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, तब उस सिचुएशन को भूगोल में, ज्योग्राफी में विश्व कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बताओ, सिंपल यही होगी आपकी विश्व की, जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है तब उस सिचुएशन को विश्व के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल सेंटर में होता है ना, तो दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का तो सबसे बड़ा दिन होता है। देखो, एक गोलार्ध का बड़ा दिन होगा ना, वो दूसरे गोलार्ध का छोटा होगा। ये छोटा दिन बड़ा दिन से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है 21 जून पर, तो सूर्य जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा तो उतना ही बड़ा दिन होगा ना भाई। जितना लंबा टाइम, अब देखो सर्दियों में हमारा दिन जल्दी छिप जाता है क्योंकि सूर्य जल्दी चला जाता है। गर्मियों में सूर्य आपका 7 बजे तक रहता है, यानी बहुत लंबा दिन होता है, ठीक है। तो जब सूर्य ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो वो बड़ा दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या जल्दी ठंड है ना यहाँ पर इस वक्त, तो यहाँ पर क्या होगा 21 जून को सूर्य जल्दी छिप जाएगा, दूर है काफ़ी यहाँ से, तो यहाँ पर छोटा दिन। अब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर, ठीक है। और अगर पूछे दक्षिणी गोलार्ध का तो ये सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा, तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को आपको पता है भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत में क्या होता है 22 दिसंबर को, दिन जल्दी नहीं छिप जाता, 5 बजे ही दिन छिपने लग जाता है। दिन आपको पता भी नहीं चलता कब में चला गया, सुबह लेट सूर्य उगता है और शाम को जल्दी छिप जाता है। तो समझ गए हो ना, छोटा दिन बड़ा दिन। एक गोलार्ध का जो बड़ा दिन होगा वो दूसरे गोलार्ध का छोटा दिन होगा, ठीक है। बसंत विषु, शरद विषु। विषु क्या होते हैं, जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। 21 जून को करक संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, करक संक्रांति। 21 जून को करक संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 22 दिसंबर को
मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। करक संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक है। तो ये याद कर लेना 21 मार्च। वैसे तो याद करने, अगर समझ के कर पढ़ रहे हो फिर तो याद करने की नीड ही नहीं है। 21 मार्च, 3 महीने बाद 21 जून कर्क रेखा, फिर 3 महीने बाद 23 सितंबर भूमध्य रेखा, फिर 3 महीने बाद 22 दिसंबर आपका मकर रेखा, और फिर दोबारा से 3 महीने बाद 21 मार्च भूमध्य रेखा। तो सूर्य का ये सर्कल होता है। अब देखो, अब जब सूर्य 21 जून यानी यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल की बात करें हम, साउथ पोल पर यहाँ पर क्या होता है आपका, साउथ पोल पर जब सूर्य 21 जून पर यानी कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर आपका 6 महीने की रात चल रही होती है। हम कहते हैं ना, ध्रुवों पर, पोलर एरिया में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। वो कैसे होती है भाई, जब सूर्य आपका 21 जून होता है, 21 जून यानी कर्क रेखा पर होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है। 6 महीने की कैसे, जून से लेकर आपका दिसंबर तक देख लो, कितने महीने हो गए, 6। तो 6 महीने की पूरी यहाँ रात होती है, और जब सूर्य 22 दिसंबर को यहाँ पर पहुँच जाएगा ना, तब यहाँ पहला दिन निकलता है, ठीक है। और जब सूर्य यहाँ पर होता है ना 22 दिसंबर को, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात चल रही होती है, ठीक है। जब सूर्य 22 दिसंबर में होगा, यहाँ पर होता है जब सूर्य 22 दिसंबर मकर रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपका उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर 6 महीने की रात चल रही होगी। काफ़ी देखो, काफ़ी दूर हो जाता है ना। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो आपके दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात चल रही होती है। तो ये आपके ध्रुवों पर 6 महीने की दिन और रात ऐसे होती हैं। जैसे ही सूर्य फिर उस गोलार्ध में आता है तो वहाँ का 6 महीने का दिन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे आपके सूर्य की किरणें, करक संक्रांति, बसंत विषु, शरद विषु। सूर्य कब किस रेखा पर बिल्कुल सीधा होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए। आपको लगे कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए आपको आज की वीडियो कैसी लगी।